नमस्कार दोस्तों। कंपटीशन में देखते हैं अक्सर आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए साइंस के टॉपिक कठिन हो जाते हैं, साइंस वाले हैं उनके लिए आर्ट्स का बहुत लंबा कोर्स थोड़ा टिपिकल होता है। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो उसके हमें बेसिक अगर पता है तो हमारा बैकग्राउंड चाहे आर्ट्स का है चाहे कॉमर्स का है, हम उन क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो किसी भी कंपटीशन के लिए एक बेसिक केमिस्ट्री का थोड़ा और पढ़ने से पहले उसका आधार हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे लिए आती है परमाणु की बात। परमाणु यानी किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो अपनी स्वतंत्र अवस्था में उस तत्व के गुणों को दर्शाता है। तो इसमें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु। परमाणु की मूल संरचना में उसके मध्य में होता है सबसे पहले नाभिक। अब इस नाभिक की बात करें तो पिछले वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया है, लेकिन प्रॉपर किसी कंपटीशन के लिए मैं आपको इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये मुख्य रूप से तो ये दो कण होते हैं, इसके अलावा इसमें मीसोन और बोसोन ये कण भी रहते हैं जो एक तरह से फिलिंग पार्टिकल का काम करते हैं कि भाई हम किसी एक पात्र में कुछ गेंदों को यदि हम फिक्स करें तो उनके बीच में जो इंटरस्पेस बचेगा उसमें भी कुछ कण भरे होने चाहिए, तभी वो सॉलिड रह पाएगा। क्योंकि रदरफोर्ड के प्रयोग में ये सारी चीज़ें आएंगी, तब वहाँ भी इनको एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। तो ये जो बीच का स्पेस बचता है इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो बहुत ही, अब ये तो जैसे प्रोटॉन ये हो गया, एक ये हो गया, न्यूट्रॉन इनको बैलेंस करने के लिए हो गया, लेकिन कुछ फिलिंग पार्टिकल भी होंगे जो इसको भरने का काम करेंगे, वो होंगे मीसोन और बोसोन कण। अभी इनके वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ही हैं। इनके बारे में LHC का आपने प्रयोग भी पढ़ा होगा, बोसोन के बादल बना करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक प्रयोग हुआ था जिसमें 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी और उसमें बोसोन के बादल बना करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया था। अखबार आप पढ़ते ही हो, किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अखबार उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह के जो हमें बेसिक मिल जाएं वो वीडियो भी काफ़ी अच्छे आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका सबसे पहला नियम होता है किसी भी परमाणु के लिए जो उसका एटॉमिक नंबर होता है और उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये तीनों ही बराबर होती हैं। अब ये तीनों बराबर होने का मतलब ये है कि एक तरह से फैक्ट बात हो गई कि किसी भी परमाणु के लिए एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। नॉर्मल स्टेज में, आयनिक अवस्था में या आयोनाइज्ड स्टेज में ये अलग अलग हो सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा हो गए। अब हम देखते हैं इसके बाद इसके बाहर जो परिक्रमा के लिए कुछ जगह होती है परमाणु में, हालांकि इसको इलेक्ट्रॉन अब्र बोलते हैं। उसकी संरचना काफ़ी जटिल होती है कि नाभिक सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से। तो एक संभावना ये बनती है कि इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना इस स्थान पर होगी, तो इसे ही हम कक्ष मान लेते हैं। बाकी प्रॉपर ऐसा नहीं है कि वो एक राउंड शेप में ही चक्कर लगा रहा है। तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन बिल्कुल उदासीन होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ उदाहरणों से समझेंगे। तो इसके पहले तो हो गए ये पार्ट मुख्य रूप से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर उसके जो चक्कर लगाते हैं वो हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे, हम इसको कुछ उदाहरणों से समझेंगे और किस तरह से परमाणु आपस में जुड़ करके और एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो इसको आगे देखते हैं। फिर अब हम वीडियो में कि हम किस तरह से इनको समझेंगे आराम से, बिल्कुल आराम से, बेसिक से सारी चीज़ें। अब इसमें हम सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण देखते हैं, हमारे बिल्कुल दैनिक जीवन में है और उसके बिना तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हम नमक
जिसका रासायनिक सूत्र हम जानते ही हैं NaCl। वैसे मुख्य रूप से जो हमारे आवर्त सारणी के तत्व हैं 105 जो बेसिक तत्व हैं, हालांकि किसी किसी रजिस्टर में हम देखते हैं 115 तक हैं, 16 तक हैं, तो वो बात नहीं है, उसके लिए काफ़ी आगे की हायर एजुकेशन है। लेकिन बेसिक तौर पर आपको बता देता हूँ, वो तत्व अस्थायी होते हैं, केवल प्रायोगिक परिस्थिति में ही वो संभव है कि उनको अधिक दाब और कम ताप पर रखा गया है तो स्थायी है, और नहीं तो वो अब छोटे कणों में टूट जाते हैं। तो उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि एक हम बेसिक बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे NaCl के उदाहरण से। NaCl या सोडियम क्लोराइड हमारे सामान्य नमक होता है जो हम डेली यूज़ में काम में लेते हैं। अब इसमें दो पार्टिकल हो गए, पहला तो हो गया हमारा सोडियम। अब इनके तत्वों के नाम की बात करें तो इनमें कुछ लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो सोडियम का जो नाम लिया गया है उसका लैटिन भाषा में नेट्रियम, इस वजह से इसका जो साइन है वो Na आता है, यानी कि पहला वर्ड कैपिटल होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के अनुसार, और दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर में लिया जाता है क्योंकि N से फिर नाइट्रोजन भी है हमारे पास। अब देखते हैं सोडियम है तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और इलेक्ट्रॉन बाहर इसमें न्यूट्रॉन भी होंगे इसमें नाभिक के अंदर 11। अब इसमें एक छोटा सा नियम और होता है हमारे किसी भी परमाणु के बारे में थोड़ा हम जब समझना चाहते हैं, 2n²। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर n का मतलब होता है कक्षक या कोष। अब ये जो कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अगर वो लॉन पेयर है, अकेला है तो ही बॉन्डिंग करेगा, दूसरे तत्व से जुड़ेगा, और अगर वो पहले से ही बॉन्ड पेयर है यानी कि जोड़े में है तो वो किसी से क्रिया नहीं करेगा। उसके भी उदाहरण हम वीडियो में शामिल करेंगे जिससे आपका बेसिक क्लियर हो सके। अब देखते हैं हम 2n² है, हमारा परमाणु चल रहा है Na का एटॉमिक नंबर है 11। अब इस 2n² के रूल से हमारे पास देखते हैं हम पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हम इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है। हालांकि ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, नाभिक में सारा भार परमाणु का रहता है। अब दूसरे कोश की जब हम बात करें तो 2 और n² यानी कि ये हो गया हमारा 8। यहाँ पर अब दूसरे कोश में जाएंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। आराम से इनको ड्रॉ कर लेते हैं, बार बार ई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हमारे पास तीसरे कोश के लिए इलेक्ट्रॉन बचा रह गया केवल 1, तो उसके लिए सूत्र की आवश्यकता तो रही नहीं, बचा है 1 तो उसको हम तीसरे कोश में ले गए। और ये इसमें एक रह गया था, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें कहीं पर भी बना दिया। अब हमारे पास दूसरा है इसका भाग क्लोरीन। वैसे क्लोरीन गैस है, सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, ये भी हम जानते ही हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये बिल्कुल ही इनको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, नहीं तो अगर इन पर जरा सी सीलन गई तो इनमें ऑक्सीकृत होकर तुरंत आग लग जाती है। अब हम देखते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके नाभिक में प्रोटॉन 17, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17 है। और अब इसमें हम 2n² नियम से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित करने हैं। तो हम देख रहे हैं पहले कोश में 2 आ जाएंगे, दूसरे कोश में 8 आ जाएंगे। अब तीसरे कोश में कितने बचे, तीसरे कोश में 7 बच गए। लेकिन अब इसमें कंडीशन वही आएगी जो हम बात कर रहे थे लॉन पेयर वाली, न्यूट्रॉन भी इसमें 17 होंगे। हालांकि क्लोरीन 3 तरह की होती है, जिस तरह से हमने हाइड्रोजन पढ़ी थी, 3 तरह की, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इससे पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं 6 to 8 वाली प्लेलिस्ट में, जिसमें काफ़ी अच्छी तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उसके जो वेरिएशन है पानी, भारी पानी और अति भारी पानी, उनके बारे में उसमें
बताया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और अच्छा वीडियो है आपके लिए। अब हम इसमें देखते हैं, पहले कोष में हमारे क्लोरीन में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष की जब हम बात करते हैं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे कोष में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, सोडियम में 1 बचा था हमारे पास। अब तीसरे कोष में हम 7 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर देते हैं। अब इसमें एक जगह खाली रह गई, यानी कि अब इसका एक तरह से बैलेंस सही नहीं रहेगा। और वैसे भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 तत्व आते हैं हमारे आवारा तत्वों में, जो खुद चैन से नहीं रहते हैं और दूसरे को भी चैन से नहीं रहने देते हैं। तो क्लोरीन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उतावला रहता है कि किसी के साथ बंध बनाऊं और नया तत्व बना दूं, हालांकि कार्बन के ज़्यादा हैं दुनिया में। अब ये क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जैसे व्यापार में साझा करते हैं उसी तरह से। अब गिनने के लिए इसके बाहरी कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि किसी भी परमाणु को स्टेबल रहने के लिए उसके बाहरी कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सिंगल है या फिर अनपेयर है, अकेला है, क्योंकि ये जैसे हम इसमें इसका और इसका जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, एक ये पेयर बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। अब ये एक अकेला रहा था और यहाँ इसकी एक वैलेंसी खाली थी, एक जगह इलेक्ट्रॉन के लिए खाली थी। अब ये दोनों ने जब एक जोड़ा बना लिया तो ये बन गया हमारा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। इस तरह से हम एक उदाहरण और समझेंगे और आपके लिए काफ़ी आसानी से अब समझ में आने लग गया होगा। बिल्कुल ही जिन्होंने साइंस कभी नहीं पढ़ी है वो भी आसानी से समझ सकते हैं। तो एक उदाहरण और लेते हैं, फिर अपन वीडियो में इस मूल बात को समझ जाएंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ H2O। अब इसकी बात करें तो हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब इस स्थिति में हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वैसे प्रोटॉनिक होती है ज़्यादातर, जो हमारे जल में साथ में होती है, यानी कि इसमें प्रोटॉन 1 होता है, लेकिन हम न्यूट्रॉन भी 1 मान लेते हैं क्योंकि अभी से हम उस हायर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन बिल्कुल उदासीन है। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या मान लेते हैं हम 8। अब इसके 2n² के नियम से पहले कोष में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में इसके बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे नियमानुसार 8 होने चाहिए। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसमें जब ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने बात की थी ये केमिस्ट्री के रूल से कि कोई भी परमाणु स्थिर अवस्था में रहेगा जब उसके बाह्यतम कोष में, बाहर वाले कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं तो वो परेशान करता रहेगा, खुद परेशान होता रहेगा। अब इस स्थिति में अब इसने मान लीजिए ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अभी से 7 हुए, क्योंकि पहले कोष में 2n² के नियम से 2 और दूसरे कोष में 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है। अब इसमें 7 ही हुए, तो फिर ये क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा।
अब ये 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होने से ये बन गया हमारा पानी या H2O। अब नॉर्मल इसके लिए थोड़ी सी एक जानकारी और दे देता हूँ, आपके काम की है। ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, इनके 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड वाले इसके भी गिने जाएंगे और इसके भी गिने जाएंगे। अब इस स्थिति में इतनी सी जानकारी आप लोगों को देनी है कि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। तो आज का वीडियो इतना ही, जिसमें एक बेसिक जानकारी जिससे आगे हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकें उसके लिए, और इनकी बॉन्डिंग कैसे बनती है। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन प्रदान करें। थैंक यू।